नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आज सभी ठीक हो गए। आज हम अपनी 7th क्लास की जो जियोग्राफी उसकी मैथन क्लास करेंगे भाई। जो आपके पूरे चैप्टर उनको कवर अप करेंगे नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है भाई? जो हमारे चारों तरफ होता है। ठीक है, हमारा पर्यावरण पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं भाई? देखो, प्राकृतिक, जल, वायु, स्थल और सजीव। ठीक है, जहाँ पे होता है जैवमंडल, जहाँ पे जल होगा, वायु होगी, स्थल होगी और जैवमंडल। जैवमंडल जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहाँ पे जैवमंडल होता है। ठीक है, मानव, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति सब ये मानव ही इनको बनाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भूमि होगी भाई, जल होगी, वायु होगी, पेड़ पौधे हो गए, ये अपने आप बनते हैं, इनको प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी, ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत होती है उसको परपट्टी कहते हैं। ठीक है भाई, ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये कुछ ही इंच तक होती। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है भाई जलमंडल। भाई जल बहुत सी भाई मात्राएं में होते हैं। जैसे भाई कोई समुद्र में हो गया, या भाई हिम के रूप में हो गया, बर्फ के रूप में हो गया, या नदियों में हो गया, झीलों में हो गया। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायु को थामे रखता है, जो हमें सांस लेने में सहायता करता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जहाँ स्थल होगा, जल होगा एवं वायु होगी मिलकर वहीं पर जो जीवन वो संभव है, तो उसे जैवमंडल कहते हैं। अब इसके बाद आता है भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो अपना पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। उस टाइम पे क्या करते हैं लोग? पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं ज़्यादातर। ठीक। उसके बाद आता है आपका पारितंत्रिक पारितंत्र। पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का ही संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। वन, घास, स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर पारितंत्र के उदाहरण है भाई। कोई भी महासागर या कोई झील, उसका अलग से एक अपना पारितंत्र है। ठीक है, वन का अलग है भाई। जैसे वन में क्या होगा भाई? वन में जो छोटे कीड़े मकोड़े उनको भी और जो बड़े हैं जैसे पक्षी खा लेंगे, पक्षियों को भी बाद में हिरण वगैरह खा लेंगे, हिरणों को शेर खा ले। ये भाई पारितंत्र ऐसे ही चलता रहता है, इसको हमें डिसबैलेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आता हमारा दूसरा चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहरी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो भाई कुछ कैसे? अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा। ठीक है भाई, अपर्दन कोई भी है, जैसे पानी चल रहा है उससे भाई हमारी जो सतह है वो अपर्दित हो जाती है। वहाँ जहाँ पे वो जाके पानी रुकता है वहाँ पे वो निक्षेपण कर देते हैं। इस टाइप से मतलब निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया। पहले है भूपरपट्टी, फिर है मेटल, फिर आंतरिक क्रोड। जो सबसे ऊपर वो है भूपरपट्टी, उसके बाद है मेटल और उसके बाद है आंतरिक क्रोड। भाई ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं ये आपकी जो मैथन क्लास चली हुई इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। ये पूछा जाता है भाई पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? उसको भूपरपट्टी कहते हैं। यह महाद्वीप की सतह के नीचे 35 किलोमीटर तक, और यह सिलिका एवं एल्यूमिनियम सीएल जैसे खनिजों से बनी है, और महासागर की सतह पर नीचे 5 किलोमीटर तक है। इसे सिलिका मैग्नीशियम की बनी है, इसे सीमे कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भाई आपसे कि ये जो महासागर है, महासागर पर कितने किलोमीटर तक है? 5 तक। महाद्वीप पर ये 35 किलोमीटर तक है। और जो महाद्वीप है उस पे उधर इसको क्या बोला जाता है? सीएल। और महाद्वीप पे क्या बोला जाता है? इसको महासागर पे क्या बोला जाता है? सीमे। ठीक है। इसके बाद आता है भाई आपका परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह निक्ल एवं लोहे की
बनी होती है, इसे निफे भी कहते हैं। ये भी भाई आपसे निष्कर्ष टाइप में पूछा जाएगा। अभी पृथ्वी की जो आंतरिक है, जो सबसे अंदर है, वो क्या है, करोड़ है, उसकी त्रिज्या 3500 है। यह निकेल एवं लोहे की बनी है, इसे क्या बोलते हैं, निफे। तो इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। पृथ्वी की आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% मेटल है और 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। सेल क्या होते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। देखो भाई अब नीचे कैसे 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 ये जो इनकी सतह कैसे बनी होती है। सेल 3 प्रकार के होते हैं भाई आपके, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे भाई हम आग्नेय के बारे में। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। अंतर्वेदी सेल क्या होते हैं, जब भाई लावा निकलता है भाई वोल्केनो से, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, उसको भाई अंतर्वेदी सेल कहते हैं। और जब मैग्मा क्या होता है भाई, उसके वोल्केनो के बाहर आता है, ज्वालामुखी के बाहर आके जब भी वो ठंडा होता है, उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अवसादी सेल। प्रकृति के कारकों द्वारा सेल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एवं कठोर होकर सेल बन जाते हैं। ठीक है, क्या पर प्रकृति के कारणों द्वारा सेल किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं और दबकर एवं कठोर होकर सेल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना है। ये पूछ लिया जाता है भाई, दिल्ली का लाल किला कौन से पत्थर से बना हुआ है, बलुआ पत्थर से। और वो किसका एग्जाम्पल है, वो अवसादी सेल का। और आपका एक ये पूछा जाता है भाई, जो ताजमहल वो किससे बना, वो संगमरमर चूना पत्थर संगमरमर से बना है। और वो किसका एग्जाम्पल है, कायांतरित सेल का। आपको भाई मिलान करने के लिए इसमें दे दिया जाता है। तो कायांतरित सेल क्या होते हैं, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। जो आग्नेय सेल है ना, आग्नेय भी और अवसादी, अगर उनको उच्च ताप पर मतलब उनको भाई ज़्यादा गर्म करेंगे तो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी को हम स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जीवाश्म। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलों की जो अपने सेल है उनकी सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो भाई क्या होता है, पर जो अपनी परपट्टी उस पर उसका निर्माण कैसे होता है भाई, पेड़ पौधे टूट गए या जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, उनकी हड्डियों से भाई वो सेल ही एक किस्म से सेल का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाई आपका हमारी बदलती पृथ्वी। इसके बाद आता है हमारी बदलती पृथ्वी। सतल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें सतल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। ये वृत्तीय रूप में घूमती रहती है। पूछा जाता है पृथ्वी कैसे घूमती है, वृत्तीय रूप में। इसके बाद आता है आपका ज्वालामुखी। प्लेट हमेशा गति करती रहती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनीय बल कहते हैं, जो भी हम पीछे मैं आपको बता रहा था। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनीय बल कहते हैं। ठीक है, अंतर्जनीय बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। और भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है इनसे। ठीक है, जो भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं ना, ये आकस्मिक गति के कारण होते हैं और इनसे अत्यधिक हानियाँ होती हैं। भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भूकंप। सतल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति के कारण इसको भूकंप कहते हैं। क्या होता है भाई, जब प्लेट कभी जैसे प्लेटें घूम रही हैं, अगर वो कभी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उस टाइम पे भाई जो भूकंप है वो आ जाता है। उद्गम केंद्र। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। भाई जो भूपरपट्टी है उस भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है भाई, फिर मेटल, उसके बाद फिर करोड़। जो करोड़ का जो उद्गम केंद्र होता है, ठीक है, जहाँ से भूपरपट्टी के नीचे से भाई ये क्या होता है, सबसे जो
हानि पहुंचाता ना, वो भाई अधि केंद्र में होते हैं, उसके बाद अधि केंद्र में, और उसके बाद फिर जैसे जैसे भाई इसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। अधि केंद्र, उद्गम केंद्र के भूस्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधि केंद्र कहते हैं, जो उसका निकटतम स्थान होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे अथवा अनुदेशीय तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। भाई आपसे ये सिंपल पूछा जाता है, भाई इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि पी तरंगे कौन सी होती हैं, एस तरंगे कौन सी होती है, और एल तरंगे कौन सी होती है। इसके बाद आता है आपका भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, इसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। भूकंप तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, किससे? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भाई इसको। अब इसके बाद अब भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया गया, इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है भाई। जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया गया उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ भाई कैसे कैसे बनती हैं? पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब भाई पृथ्वी सतह से सेल टूट के किसी भी हवा में या पानी के बहाव में आगे चल जाते हैं उसको अपक्षय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, वायु एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, वायु जल अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। ठीक है, उसे आगे ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। अब इसके बाद आता हमारा नदी। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से जो दृश्य भूमि है उसका अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो क्या होता है भाई, लगातार अगर वो उधर गिरती रहेगी तो भाई नीचे कटाव होता जाएगा। ठीक है, जब नदी मैदानों अक्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे विसर्प कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, कुछ टाइम के बाद जब ये विसर्प ज़्यादा बड़े होते जाते हैं तो नदी से अलग हो जाते हैं, उसके बाद ये झील का निर्माण करते हैं, इन्हें चाप झील कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है भाई। उधर से अपर्दन होना और निक्षेपण होना। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप से या लूप नदी से कट एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिसे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्तीर्ण तटों को तटबंध कहते हैं। जो नदी के उठते जो पास में से होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। ठीक है, नदी अमलधारा में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करते हुए मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। भाई जब नदी लास्ट में जहाँ पर जाके जैसे समुद्र में मिलना है भाई, जब बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो क्या करते हैं वो उधर जाकर वो बहुत उनकी छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं, उनको वितरिका बोलते हैं। और जो वो मलबा लेके जाते हैं उनको वो वहाँ पे निक्षेपण कर देती है, वहाँ पे छोड़ देती हैं। ठीक है, उसको मुहाना बोलते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिसे दरार विकसित होती है। भाई क्या है, समुद्र में कोई भी टापू या कुछ और है, क्या लगातार उनको समुद्री तरंगें टकराती रहेंगी, आराम आराम से क्या होता रहेगा, उधर कटाव पड़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या होगा भाई, पहले वो गुफा बनेंगी, फिर वो भाई उसके क्रॉस कर देंगे, उसको बार बार पानी लगता रहेगा तो वो कटाव पड़ता रहेगा। उसके बाद सिर्फ छत बचेगी, और फिर छत भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक दीवार बच जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। ठीक है, ये पूछा जाता है भाई आपसे। समुद्री जल के ऊपर लगभग उधर उठे हुए ऊंचे तटों को भी समुद्री भृगु कहते हैं। ठीक है, जो समुद्र के पास होते हैं, जो उठे होते हैं, इनको समुद्री भृगु कहते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े सेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। जो हिमनद होते हैं ना और हिमानी, ये बर्फ की नदियाँ होती हैं। छोटे बड़े सेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये क्या करते हैं भाई, जो नीचे से निक्षेपण करते रहते हैं, ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का कारण होते हैं। ठीक है, पवन। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण। रेगिस्तान में क्या होता है भाई, पवन चलती रहती है। कई बार क्या होता है, कई जो
ऊंचे होते हैं टिल्ले, कई बार नीचे होते हैं। क्या करती है, जो नीचा होता है ना वहाँ से वो उसको हवा को प्रदीत करती है, वो बालू मिट्टी होती है उसको प्रदीत करती है और ऊपर ले जाके छोड़ देती है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे। भाई रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन चलने से रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है। जब यह बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लाओस कहते हैं। ठीक है भाई, जहाँ पे ये निक्षेपित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाओस। अब इसके बाद आता है भाई अपना 4th चैप्टर वायु। वायु भाई हम जो अपनी पुरानी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, जो ये मैराथन क्लास है, क्योंकि भाई जो सी टेट एस टेट या यूपी टेट है ये क्या करते हैं भाई, जो ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर है ना उनको एग्जाम में देते हैं, तो इसलिए भाई हम पूरा कवरअप करेंगे अपना। वायु हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो हमारे चारों ओर है। भाई इनकी अलग अलग मात्राएं होती है वो हम आगे देखेंगे। वायुमंडल का संगठन, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें से वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। तो सबसे फालतू ज़्यादा क्या अपनी नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, फिर उसके बाद अपनी आर्गन, ठीक है 0.093%, फिर उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैसें 0.4%। तो पिछली बार आपका ये क्वेश्चन आया था कि भाई इनको सीरीज में लगाइए कि ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है। पहले आती है आपकी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपकी आर्गन और फिर उसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आता है नाइट्रोजन भी कैसे कैसे होती है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन पौधों के जीवन के लिए किसकी आवश्यकता हो गई, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। भाई क्या करते हैं, जो मनुष्य और पशु नो सांस ऑक्सीजन से ही लेते हैं और जो हरे पादप है ना, जो पेड़ पौधे हैं वो वही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उनसे हम प्राप्त करते हैं। फिर आता कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। क्या करते हैं भाई, वो अपने भोजन के लिए। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। भाई जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है भाई अब आर्गन। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्कर्षीय गैस है। कुछ अन्य गैस भी हैं, हीलियम और नाइट्रोजन आदि। ठीक है, अब आती है वायुमंडल की संरचना। अब भाई आपकी वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा सौरमंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आपका आयन मंडल या बहिर्मंडल, फिर उसके बाद ब्रह्मंडल आता है, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट में बहिर्मंडल। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं सौरमंडल कहाँ से कहाँ तक होता है और इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये क्वेश्चन आता है भाई ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है ये, और यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श भी होती है। अब इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये भी पूछा जाता है भाई उल्कापिंड कहाँ पे जल जाते हैं, भाई मध्य मंडल में।
फिर आता है आपका आयन मंडल भी बोलते हैं भाई इसको, ब्रह्ममंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, तो सॉरी बहिर्मंडल ब्रह्ममंडल इसी ब्रह्ममंडल का आयन मंडल इस परत का भाग है। यह 800 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। जो रेडियो से रिलेटेड जो हमारे नेटवर्क है ना, वो इसी से होता है। फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। इसके बाद आता है मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम है, उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है भाई, तो जलवायु आप ये देख सकते हो भाई, जो मौसम है ना वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। भाई मौसम चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो जलवायु वो दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है भाई, कैसा मौसम रहेगा तो वहाँ पे कैसी जलवायु रहेगी। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। भाई सर्दियों में कम होगा और गर्मियों में ज़्यादा होगा। आतपन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गांव के अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसालाइट से बनी सड़कें एवं धातुओं और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाते हैं। भाई ये आपको बिल्कुल ऐसे निष्कर्ष टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी। ठीक है, तो इसको भाई पक्का आप कन्फर्म करके याद करके जाएंगे। इसके बाद आता है वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। जो वायु लगाती है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसे भाई महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब तेजी से गिरने लगेगा, और ये सर्वाधिक कहाँ होता है, जो समुद्र की सतह है उस पर। समुद्र सतह पर वायु दाब का स्थिति विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। वायु सदैव किधर से किधर जाती है? वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। अब आता आपका पवन। उच्च दाबक क्षेत्र से निम्न दाबक क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन के प्रकार, स्थानीय पवन, ये पूछ लिया जाता है भाई आपसे। तीन प्रकार के हैं स्थानीय पवने। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है भाई। इनको व्यापारिक पवने भी बोलते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं, ये किधर से किधर चलती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। ठीक है, अब इसके बाद आता है भारतीय स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जो स्थानीय पवने होती हैं वो ये किसी निश्चित क्षेत्र में, जैसे हरियाणा में भी, राजस्थान में, या मतलब और भी छोटे क्षेत्र में निश्चित समय पर चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं भाई। ठीक है, आदर्शता। वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आदर्शता कहते हैं भाई। वायु में जो जलवाष्प होके जाता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आदर्श कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जल क्या होता है, भाप के रूप में ऊपर उठता है ना, तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्णन के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है भाई, क्या होता है भाई, जब ये वायु
जो अपना पानी है वो वाष्पित होकर जब ऊपर जाता है ये बादल में बूंदों का रूप ले लेता है। ठीक है, जब ये इतनी भारी हो जाती हैं कि ये ऊपर नहीं रह सकती तो ये बूंद वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है वर्षा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमारे यूज में आता है। क्रियाविधि आधार पर वर्ष के 3 प्रकार होते हैं: सैवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, चलो भाई, अब आता हमारा जल। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा संवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। भाई वर्षा के रूप में, बर्फ के रूप में, या भाई हिम के रूप में। ठीक है, हिम के रूप में। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे को क्या कहते हैं? जल चक्कर। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। इसका भाई जो वो है कि हमारी पृथ्वी पे इतना जल पहले था, इतना ही आज है। जल का विवरण। पृथ्वी की सतह की ये भाई निष्कर्ष टाइप में पूछा जाता आपसे। पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और 1/4 पे क्या है भाई? जहाँ पे हम रहते हैं। यदि धरती का थल ही अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया। देखिए भाई, जो महासागर है वो 97.3 है भाई, वो खारा पानी है। 2.0 भूमिगत जल है भाई, जो नीचे है। फिर 68 है झीलों, 0.68 है झीलों का अलवण जल, और 0.009 है स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, और 0.009 है वायुमंडल नदियाँ। ठीक है, और 0.001 है जो भी हमें नदियों के रूप में मिलता है। ठीक है, तो आप भाई समझ सकते हो कैसे। जो ये आपका 2% था वो बर्फ था, और भूमिगत जल ये मैंने आगे बोल दिया, ये इनके आगे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल 2% ऐसा पानी है जो यूज में ला सकते हैं, और उसमें भी भाई वो बर्फ के रूप में है, जो भूमिगत जल है नदियों के रूप में है। ठीक है, वो सारा आ जाता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलप कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघनन बना देती है। लवणता 100 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में है, और उधर का है 340 प्रति लीटर। ठीक है, अब है भाई 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट, रीट और यूपीटेट एक्स्ट्रा इनमें आते हैं ज़्यादातर, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, महासागरीय परिसंरचना। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब पहले पढ़ते हैं हम तरंगे। जब महासागरीय सतह पर लगातार उठता और गिरता, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। भाई जो नीचे भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो इससे क्या होता है? जो जल में भाई लगातार विस्थापन होता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। इसके बाद आता है भाई ज्वार भाटा। ज्वार क्या होता है भाई? जब जल का स्तर वो सबसे ऊपर चला जाए उसे ज्वार बोलते हैं, और जब निम्न चला जाए भाटा, जो समुद्र का पानी जो सबसे नीचे चला जाए उसे भाटा बोलते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है तो इसे ज्वार, तथा जब समुद्र का जल नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली किसके कारण होता है भैया? जब सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, किसके कारण आते हैं? सूर्य एवं चंद्रमा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वरिष्ठ ज्वार कहा जाता है। भाई ये भी बोला, जो ज्वार ऊंचे उठते हैं उनको क्या बोलता जाता है? उनको वरिष्ठ ज्वार बोला जाता है। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार आते हैं। इस ज्वार को लघु ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है।
महासागरीय धाराएं, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। पहले होता भाई, पहले पढ़ लेते हैं हम गर्म। गर्म के लिए भाई किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है और ये कहाँ पाई जाती हैं? गर्म भाई की भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। गर्म धाराओं से भी स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। और ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ये लैब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। अब ये जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया। जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाएगी तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में ही बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। भाई जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तापमान अगर गर्म होगा तो कम पेड़ पौधे होंगे और ज़्यादा अगर ठंडा होगा तो ज़्यादा होंगे, और बिल्कुल ज़्यादा होगा तो तब भी नहीं होंगे। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया: वन, घासस्थल और कांटेदार वन। जो वृक्ष तापमान एवं पूरे पूर्ण वर्षों वाले क्षेत्र में उगते हैं, संघनन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है भाई। घासस्थल जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जहाँ पे मध्य वर्षा होती है। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। वनस्पति के प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये भाई हमारी जो नई एनसीईआरटी उसमें चैप्टर नहीं है, लेकिन जो हमारी पहले वाली एनसीईआरटी उसमें था, तो हम उसके भी यहाँ पे चले हुए हैं। कहीं भाई आपसे ये भी ना पूछ लिया जाए ये, क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी चेंज हो गई है तो सिलेबस अच्छे से भाई किसी को भी नहीं पता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। कहाँ पे मिलते हैं भाई? भूमध्य रेखा के पास। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने ये भाई क्या होता है? 10 डिग्री पूर्व की तरफ और 10 डिग्री उत्तर की तरफ होते हैं और 10 डिग्री दक्षिण की तरफ होते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महंगाई आदि पाए जाते हैं। ये पहले पूछा जाता था भाई, अब के बाद देखते हैं क्या रहेगा आपका। बाकी आप प्रिपेयर करके जाएं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम है। इनसे फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर होते हैं बाघ, शेर, बंदर आदि। फिर इसके बाद आता है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ये जो शीतोष्ण सदाबहार, ये जो महाद्वीप अपने उनके पूर्वी किनारों पर, जो राइट साइड में। ठीक है। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेकंड है भाई, ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जब यहाँ पे शुष्क मौसम हुआ, यहाँ बाज, ऐस, बीज पेड़ पाए जाते हैं। बांज, ऐस और बीज पेड़ पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया जानवर और फिजेंट तथा मनोल पक्षी पाए जाते हैं। ये भाई पहले बहुत आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता था भाई। ठीक है। अभी आप भाई पढ़ के तो जाना, क्या पता भाई आपसे रिपीट कर लिया जाए।
और बाकी आपका जो एच टेट है और रीट है और यूपी टेट है और यू टेट, इनमें तो आपका ये पूछा जाएगा। अब आपका भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए वाले प्रदेश में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इन प्रदेश में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, जो जितने ज़्यादातर भाई पानी के होते हैं ना भाई, जिनसे में भाई कैल्शियम वगैरह मिलता, वो ज़्यादा मिलते हैं इधर। ठीक है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू, वनस्पति, स्ट्रील के फल पैदा किए जाते हैं। अब आता है आपका शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। ये पूछा जाता है भाई क्या बोलते हैं इनको, टेंगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, जो भैया आप हिमाचल साइड जाएंगे तो उधर मिलते हैं इस टाइप के। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबार बनाने तथा नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार मुख्य पेड़ और मिक ध्रुवीय बालू जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे चीड़ देवदार के पेड़ पाए जाते हैं और मिक ध्रुवीय बालू पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जहाँ कम से थोड़ा ज़्यादा। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लंबी, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका का तो सवाना और ब्राज़ील का कंपोस और वेनेजुएला का लानोस भाई इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपसे पूछा जाता है भाई पूर्वी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोलते हैं, सवाना। भाई ब्राज़ील को क्या बोलते हैं, कंपोस, और वेनेजुएला को लानोस। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में, जो भाई अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं शीतोष्ण को, अर्जेंटीना में पेम्पस, उत्तर अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ठीक है, अब आता आपका कटेली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, पश्चिम में, लेफ्ट साइड में। तीव्र गर्मी बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। ध्रुवीय प्रदेश, अत्यधिक ठंडा इलाका, यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलते हैं। कहाँ पे भाई, उत्तर ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में। क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं, जब थोड़ी बहुत गर्मी होती है तभी होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब हम अपना कौन सा चैप्टर करते हैं भाई, 7 चैप्टर वो करते हैं। मानवीय पर्यावरण और बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। भाई कहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, तो इस टाइप से जहाँ पे कहाँ पे रहना पसंद करेंगे भाई, जहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होगी, जहाँ पे उनको भी काम करने के ज़्यादा अवसर होंगे, जहाँ पे वो अच्छे से रह सकेंगे, जहाँ पे खेती अच्छी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, जो पहले आदमी था, लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। प्रारंभिक मानव वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध एवं भूमि उपजाऊ थी, क्योंकि भाई वहाँ समतल भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी तथा सभ्यता का निकास। सिंधु घाटी भाई इसी का एग्जाम्पल है भाई, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे भाई,
मेसोपोटामिया की टिग्रस भाई, मिस्र सभ्यता नील नदियों के किनारे। ठीक है, बस्तियों वे स्थान है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। स्थायी बस्तियाँ, लोग रहने के लिए स्थायी घर बनाते हैं। अस्थायी बस्तियाँ, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतीय निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। पहले क्या होता था भाई, कतन कृषि होती थी। क्या करते थे लोग भाई, पेड़ पौधे काटते थे, उनको जलाते थे और फिर कुछ समय के लिए खेती करते थे, फिर वो और कहीं रहने लग जाते थे। ठीक है, ऋतु प्रवास, आखेट संग्रह, स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। गांव, ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। संग्रहण बस्ती, घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्ती, घर दूर दूर बने होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं भाई। ये ज़्यादातर घने जंगल, अतिविषय जलवायु वाले क्षेत्र मनुष्य ने अपने आवास वातावरण ने के अनुकूल बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अब आपका भाई, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें होती हैं। जो भाई क्या होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा भाई वो बारिश होती है तो उधर क्या होती हैं, ढाल वाली छतें, उनके क्या क्या बोलते हैं भाई, सटिल्ट टाइप के घर होते हैं उधर। ठीक है, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सटिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन विभिन्न साधनों का विकास होता गया। परिवहन के साधन क्या क्या भाई, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, संचार। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं सड़क मार्ग। आपका कुल कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग के लिए जाने वाले मार्ग हैं सड़क मार्ग। हिमालय पर्वत पर मनाली ले राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। उसके बाद आता है आपका रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। भाई पहले जो होते थे ना वाष्प के, अब उनकी जगह डीजल और विद्युत के हैं। अब भाई जैसे बिजली के इंजन आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, जलवायु भाई, बिजली के सीएनजी के। जलवायु, प्रारंभिक समय में परिवहन समय के लिए जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन था भाई। ठीक है, ज़्यादा दूरी और ज़्यादा सामान हो तो जलमार्ग से। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। अंतर्देशीय जो भी देश के अंदर होते हैं और समुद्री जो एक देश से दूसरे देश। अब आता आपका वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह है यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहाँ सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है। ज़्यादातर भाई जैसे हिमालय में ऊपर बर्फ की चोटियों तक, वहाँ तक। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की क्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के साधन समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजनों, फोन, ईमेल और इंटरनेट आदि। अब आता भाई आपका मान्य पर्यावरणीय अनोखीय उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में के भाग को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय। अमेजन बेसन में जीवन। अमेजन बेसन में
उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग से प्रवाहित होती है। ये पूछ लिया जाता है भाई इनका नाम आपसे, ठीक है। जलवायु, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात में एक समान रूप से गर्म या आदर्श होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, ठीक है। अगर वर्षा होती रहती है तो चिपचिपाहट का मौसम रहता, चिपचिपाहट बनी रहती। अब आता वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि का सघन वन उग जाते हैं। वन इतने घने होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था भाई। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुक्कुन, गुज्जन पक्षी और प्राणियों में बंदर, स्थाल, चींटी खाने वाले टेम्पुर भी यहाँ पाए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, आपसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन समृद्ध है। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से एक क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टिपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। यहाँ कतन एवं दौन कृषि पत्ती का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो भाई ये कतन एवं कृषि मैंने पहले आपको बता दी थी। क्या करते हैं भाई, कुछ लोग भाई वृक्षों को काटते हैं, उनको काट के जलाते हैं, जो राख होती है भाई उसको खाद का प्रयोग करते हैं उसमें, और फिर उधर कुछ समय के लिए भाई खेती करते हैं जब तक वो मिट्टी उपजाऊ रहती है। उसके बाद फिर उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अब इसके बाद आता भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से लेकर 30 उत्तर डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। भैया बोलेगा कौन सी इनकी सहायक नदियां। इसके मैदान, पर्वत, गिरपा, डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलीय आकृतियां हैं। जनसंख्या वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जहाँ पे मैदानी क्षेत्र वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है। क्या, जहाँ पे समतल मैदान है, ठीक है, और जहाँ पे पहाड़ी है वहाँ पे कम रहती है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विभिन्न भूआकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। भाई कब किया गया था ये देख लीजिए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। जून 2014 नमामि गंगे कार्यक्रम को किया, ठीक है। सुसु एक प्रकार की डॉल्फिन है जो अंधी मछली होती है, जो गंगा नदी में रहती है। ये भाई पानी की शुद्धता को बताती है कि गंदा है तो उधर नहीं मिलेगी, अगर अच्छा पानी है तो उधर मिलेगी। बेसिन, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन जल संग्रह कहलाता है, ठीक है, जहाँ पे वो पानी को बहा के ले जाती है। अब आपका भी 9 चैप्टर है, लास्ट 2nd चैप्टर है ये। शीतोष्ण घास तलों में जीवन भी कैसे कैसे रहते हैं। घास तल, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, यह पृथ्वी का एक 1/4 है, 1/4 भाग पर फैले। घास स्थल कहाँ पे होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय में ज़्यादातर, ठीक है। प्रेरी, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को प्रेरी कहते हैं। कहाँ के, उत्तर अमेरिका। ये समतल मंडाल या पहाड़ी वाले होते हैं। पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक। अमेरिका में प्रेरी का अपवाह मिसी। कनाडा में सास्केचन द्वारा होता है नदी। और मूल निवासी को क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। प्रेरी लैटिन शब्द प्रिएटा से बना हुआ है, सुदल। अब है जलवायु इसकी भाई कैसी है। चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु, ग्रीष्म में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। वार्षिक वर्षा सामान्य है इधर। भाई जो गर्म है तो है भाई 20 डिग्री इधर है, और जो ठंड होती है यहाँ 0 से लेकर -20 डिग्री तक जाती है।
चुनुक यहाँ की भाई स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है चिनुक। वनस्पति एवं प्राणी जात, पेड़ कौन से होते हैं भाई, यहाँ पे पेड़ होते हैं सरपत भाई, पॉपुलर और ऑल्डर। उपजाऊ मिट्टी होती है, प्रमुख फसल क्या क्या है यहाँ की, मक्का, अन्य, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा। ठीक है। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। जो भी यहाँ पे विशाल जो मवेशी फार्म होते हैं जहाँ पे भाई ये बल्द वगैरह ये खागड़ रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, मवेशी इन फार्मों को क्या बोलते हैं, रेंच, और देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं, काउबॉय। प्रमुख पशु बाइसन, खरगोश, कयोत, गोफर और प्रेयरी कुत्ता। लोग भैया के लोग परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विविधियाँ, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन का उपयोग किया जाता है। यह विश्व का धनाधार कहलाता है। गेहूं के विशाल उत्पादन का कारण है भाई, ज़्यादातर गेहूं उगाते हैं। दूध उत्पादन एक अन्य उद्योग है। कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं तथा इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। ठीक है, इसके कारण भाई है। अब आता वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। किसको, दक्षिण अफ्रीका को। यह 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक ऊंचे उर्मिले पठार होते हैं। यह ड्रेसबर्ग पर्वत से घिरे हैं। पर्वत पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड है और नदी ऑरेंज है। ठीक है, लिम्पोपो। जलवायु कैसी होती है भाई यहाँ की, नम जलवायु। शीत में जो ठंड होती है उसमें भाई शीत में ठंडी एवं शुष्क होती है। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है। जलवायु सबसे ठंडा माह जुलाई सबसे ठंडा माह होता है और ग्रीष्म ऋतु आपातकालीन एवं गर्म वर्षा नवंबर टू फरवरी तक ग्रीष्म ऋतु होती है भैया। यहाँ पे जुलाई ठंडा होता है और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो आपकी नवंबर से फरवरी तक होती है। वनस्पति एवं प्राणी जात। वनस्पति विरल होती है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा बुलबुल, मरूला होते हैं और जानवर होते हैं इधर भाई शेर, तेंदुआ, चीता और कुडू। ठीक है। निवासी भाई पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध उपजाऊ भूमि नहीं होती। यहाँ मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू प्रमुख फसल है। तंबाकू, गन्ना और कपास भी उगाते हैं। ये प्रमुख व्यवसाय है भेड़ पालन। उनके लिए भेड़ पालना भाई यही उनकी उद्योग विकसित करता है भाई। एक ये भाई बहुत ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है भाई कि मेरियाना भेड़ प्रजाति भाई किस लिए है ये भाई उनके लिए ये भाई मिसप्रिंट हो रखा है। जो प्रमुख व्यवसाय है वो है दुग्ध उत्पादन और जो भाई मेरियाना भेड़ है ये किसके लिए है भाई, भेड़ पालन किसके लिए, उनके लिए की जाती है। ये भाई अच्छी खासी ऊन बताई जाती है। इससे भाई जो ऊनी उद्योग हैं वो विकसित हुए। खनिजों की प्रचुर भंडार। कोयला, लोहा, कोयला, सोना एवं हीरा यहाँ का है प्रमुख खनन व्यवसाय। जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी, ये पूछ लिया जाता है अभी, जहाँ पे सोना मिलता है। जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी, ये अफ्रीका में ही है। ठीक है। अब ये लास्ट अपना रेगिस्तान में जीवन, ये 2 रेगिस्तान पढ़ेंगे भाई, एक गर्म और एक ठंडा। ठीक है, सहारा और लद्दाख का। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जहाँ अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। भारत में गर्म रेगिस्तान थार और भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। विश्व का गर्म रेगिस्तान सहारा है। एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी है और भारत का गर्म रेगिस्तान थार है। क्या भाई, भारत का थार है। एशिया में जिसमें रहते हैं उसका है गोबी और विश्व का गर्म रेगिस्तान है सहारा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई आपके। गर्म रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.84 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। ये पूछ लिया गया था पिछली बार आपसे सी-टेट में भाई, कौन कौन से देश हैं ये। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा जो आपका भाई सहारा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल रेत, बालू की परत, बजरी के मैदान, नगन सतह के उत्थित पत्थर, ये सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे भाई। यहाँ पे बालू है, बजरी है
और बजरी के मैदान है। ठीक है। सारा रेगिस्तान, आज का सारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल गया। भाई पहले इधर भी बताया जाता है जीव जंतु अच्छे खासे रहते थे और ये हरा भरा प्रदेश था, लेकिन कुछ मौसम में परिवर्तन के कारण इधर भाई इस टाइप से हो गया। सारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है। अब अभी जलवायु, कैसी जलवायु है। सारा रेगिस्तान जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतुअल्पकालीन के लिए होती है या बादल रहित निर्मल होती है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। ठीक है भाई, या तो इधर वर्षा होती नहीं होती है तो अल्पकालिक के लिए होती है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जात, क्या क्या वनस्पतियाँ मिलती हैं और कौन से पशु मिलते हैं भाई इधर। कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। ऊँट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ, छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में टेफिलोलेट मरुधन ऐसे ही विशाल मरुधन है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इनके आसपास निवास जो लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। मरुधन खजूर के पेड़ों से गिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, जो जहाँ पे भाई ये खजूर वगैरह करते हैं। ठीक है। तो भैया हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो कल से हम भाई अपनी 8th जो 6th क्लास की है हिस्ट्री वो कवर अप करेंगे। आप भी साथ साथ वीडियो देखते रहिए। और जो भाई अभी आपकी 8th क्लास की मैराथन क्लास रह गई है वो भी हम जल्दी कवर अप करवा देंगे। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद।